हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास ब्राह्मण की बेटी का भाग 4। तो आइए सुनते हैं। संध्या के अंधकार के गहरा जाने पर भी अरुण ने अपने कमरे में रोशनी नहीं की थी। वह अपनी स्टडी टेबल पर पैर रखे छत की ओर देखे जा रहा था। मेज पर खुली पड़ी पुस्तक को देखकर लगता है कि अरुण इस पुस्तक को पढ़ रहा होगा। इसके साथ पढ़ने की इच्छा बनी रहने के कारण उसने पुस्तक को बंद नहीं किया होगा। वास्तव में संध्या के घर से लौटने के दिन से ही वह काम पर नहीं जा सका था। उसके दिमाग में एक ही बात ने हलचल मचा रखी है कि अब वह लोगों के लिए अस्पृश्य हो गया है। उसके स्पर्श मात्र से लोगों को नहाना पड़ता है। अचानक द्वार पर आहट पाकर वह अपने चिंतन से बाहर निकला और उसने आवाज देकर पूछा, कौन कौन है? मैं संध्या हूं, कहती हुई संध्या किवाड़ खोलकर कमरे में एक ओर खड़ी हो गई। मेज पर पैर उठाकर अरुण खड़ा हो गया और आश्चर्य प्रकट करता हुआ बोला, संध्या, तुम ऐसे समय यहाँ? आओ, भीतर आकर बैठ जाओ। संध्या बोली, मेरे पास बैठने का समय नहीं है। मैं ताल पर मुंह हाथ धोने के बहाने तुमसे एक निवेदन करने तुम्हारे पास चली आई हूं। बोलो संध्या, क्या कहने आई हो? क्या मैं तुम्हें किसी बात के लिए इनकार कर सकता हूं? मुझे इस बात का पता है और इसी भरोसे चली आई हूं। कहकर कुछ देर के लिए संध्या चुप हो गई। फिर बोली, मुझे बाबूजी से मालूम हुआ कि तुमने उस दिन से काम पर जाना बंद कर दिया है। घर से बाहर निकलते तक नहीं। क्या इसका कारण क्या है, बता सकोगे? मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो काम पर कैसे जाता? स्वास्थ्य खराब होने पर काम धंधे पर जाना न जाना समझ में आता है, किंतु तुम्हारे संबंध में यह सत्य नहीं है। यदि सचमुच तुम्हारी तबीयत खराब होती तो तुमने बाबूजी से कहा होता। अरुण की चुप्पी पर संध्या भी कुछ देर के लिए चुप हो गई और फिर बोली, मुझे वास्तविकता की जानकारी है। अरुण भैया, मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम हमारे घर आने की सोचना तक नहीं। अरुण धीमे से बोला, सिर्फ तुम्हारे घर की नहीं, पूरे गांव की यह कहानी है। इसलिए सोचता हूं कि इस गांव को छोड़कर किसी ऐसे स्थान पर डेरा जमा दूं जहां मनुष्य के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार किया जाता हो, किसी निर्दोष को अकारण अपमानित न किया जाता हो। संध्या ने पूछा, क्या अपने जन्म स्थान से नाता तोड़ सकोगे? जब जन्मभूमि ही अपनाना नहीं चाहती तो क्या किया जा सकता है? अब तुम ही देखो, मैं तुम्हारी दृष्टि में इतना पतित हो गया कि तुम्हें अपने मुंह में रखा पान तक थूकना पड़ा। इस प्रकार लोगों की घृणा का पात्र बन जाने पर भी क्या जन्मभूमि कहकर किसी स्थान से चिपका रहा जा सकता है? संध्या उत्तर न दे पाने के कारण सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी रही। अरुण ने कहा, आचार की पवित्रता के नाम पर यह संस्कार तुम लोगों को उत्तराधिकार में मिले हैं। एक दिन इन धर्म गुरुओं को यह सोचना पड़ेगा कि उनकी इस आचार व्यवस्था से समाज के दीनहीन लोगों के दिलों पर क्या बीतती है, उन्हें कितना अधिक परेशान होना पड़ता है। कुछ देर तक सोचती संध्या बोली, समाज के इस व्यवहार के लिए क्या तुम स्वयं भी कुछ कम उत्तरदायी नहीं हो? क्या मालूम तुम्हारे कथन में कितनी सत्यता है। अच्छा संध्या, इसका कोई प्रायश्चित तो होगा? क्या इस बारे में तुम मुझे कुछ बता सकती हो? प्रायश्चित तो है, किंतु एक दिन तुम्हें यह सब करने में अपमान लगा था और इससे तुम इसके लिए सहमत नहीं हुए थे। यदि आज तुम्हारा विचार बदल भी गया हो तो भी तुम्हें इस गांव में रहने की सलाह नहीं दूंगी। अरुण बोला, किंतु कहीं भी चले जाने पर तुम्हारी घृणा को बुलाकर सुख चैन से रह पाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। संध्या बोली, अपने प्रति मेरे दृष्टिकोण की तुम चिंता ही क्यों करते हो? संध्या,
क्या यह तुम कह रही हो? संध्या बोली, अरुण भैया, तुमने मुझे अपनी मर्यादा, लज्जा और संकोच आदि की रक्षा ही कहाँ करने दी है। मैंने कितनी बार संकेतों से तुम्हें जताना चाहा कि हमारा संबंध नहीं जुड़ सकता, फिर भी तुम मुझसे कुछ सकारात्मक सुनने की इच्छा से याचक बनकर डटे रहे। मेरे माता पिता किसी प्रकार राजी भी हो जाएं, किंतु मैं तो अपने उच्च ब्राह्मण वंश को मिट्टी में नहीं मिला सकती। आश्चर्यचकित अरुण बोला, क्या मैं ब्राह्मण वंश में उत्पन्न नहीं हुआ हूं? निस्संदेह तुम भी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो, किंतु बिल्ली और सिंह को एक ही पलड़े में तो नहीं रखा जा सकता। संध्या ने यह सब कह तो दिया, किंतु वह अपने कथन के औचित्य पर विचार करने लगी। अरुण चुप भी नहीं हो गया, अपितु उसने अपनी विस्मित और व्यवस्थित दृष्टि भी संध्या के चेहरे से हटा ली। संध्या ने बलपूर्वक हंसने की चेष्टा करते हुए कहा, अरुण भैया, मैं भली प्रकार से जानती हूं कि मैंने तुम्हारा इतना अधिक अपमान किया है कि बरसों तक चाहकर भी तुम इसे भुला नहीं सकोगे। मैं तो यहां तक कह सकती हूं कि इतना कठोर कभी किसी ने किसी के प्रति किया ही नहीं होगा। अरुण ने कहा, छोड़ो इस विवाद को, पहले तुम अपने आने के प्रयोजन के बारे में बताओ। संध्या केवल मुस्कुरा दी और बोली, संसार में एक से बढ़कर एक आश्चर्य होते देखे जाते हैं। फिर थोड़ी देर चुप्पी के बाद सहमे स्वर में वो बोली, अरुण भैया, मेरा सम्मान तुम्हारे हाथ में है। यदि तुमने मेरा कहा न माना तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। अरुण बिना कुछ जाने क्या कहता। वह संध्या के चेहरे पर केवल प्रश्नवाचक दृष्टि से ताकता रहा। संध्या बोली, एक कोरी के बाढ़ ने अपनी विधवा बहू और पोती को अपने घर से निकाल बाहर किया है। मेरे बापू उन दोनों को ले आए थे और मैंने उन्हें अपने पिछवाड़े आश्रय दिया था। कहाँ? अपनी गौशाला में, किंतु ब्राह्मणों का मोहल्ला होने के कारण उन शूद्रों के लिए वहां रहना संभव नहीं हो पा रहा है। क्यों? यह भी कोई पूछने की बात है? समाज के ठेकेदारों को शूद्रों का दिखना कहाँ रास आता है? पानी के लिए उन्हें हमारे तालाब पर आना पड़ेगा, फिर वे लोग रास्ते में बकरी को मार पिलाते हैं। गोलोक जैसे उच्च ब्राह्मण छींटा पड़ने अथवा छू जाने की आशंका से त्रस्त है। उन लोगों के विरोध को देखकर मां ने उन्हें अपने घर से निकाल देने का विचार बनाया। अरुण भैया, तुम इन निराश्रितों एवं अभाव पीड़ितों को सिर छिपाने के लिए अपना थोड़ा सा स्थान दे दो। अरुण बोला, मंजूर है, किंतु उन्हें कहाँ स्थान दिलाना चाहती हो यह मैं क्या बताऊं। मैं तो केवल इतना जानती हूं कि तुम्हारे सिवा मेरा अपना कहलाने वाला दूसरा कोई नहीं है। थोड़ा सोचकर अरुण बोला, मेरा उड़िया माली अपने घर गया है, क्या उसकी कोठरी में इनका गुजर बसर हो सकेगा? बिना कुछ उत्तर दिए संध्या ने सिर झुकाकर क्यों नहीं का संकेत दिया। अरुण बोला, तो ठीक है, उन्हें भेज देना। कोठरी खोल दूंगा, माली के आने पर देख लिया जाएगा। संध्या चुप रहकर अपने को संभालने का प्रयास करने लगी। फिर धीरे से बोली, इस समय मेरे मुंह में पान नहीं, हाथ मुंह भी धोकर आई हूं। क्या तुम्हें प्रणाम करके तुम्हारी चरण रज ले सकती हूं? कहती हुई संध्या घुटने टेक कर अरुण को प्रणाम किया और उसके पैरों की धूली की को सिर पर रखा। इसके बाद बाहर निकली संध्या देखते ही देखते अदृश्य हो गई। अरुण ने संध्या को वापस बुलाने अथवा उससे कुछ पूछने की कोई चेष्टा नहीं की। उसे अदृश्य होने तक वह टकटकी लगाकर उसे देखता रहा। एक दिन तालाब से नहाकर घर लौटती जगतधात्री की राह में अचानक रासमणी से भेंट हो गई। रासमणी का चेहरा इस प्रकार उदास और बुझा हुआ था मानो वह अभी अभी कहीं से पिट कर आई हो। समीप आकर आंसू बहाती हुई रासमणी रुधे कंठ से बोली, जगतधात्री रानी, बड़ी भाग्यशाली हो और तुम्हारी लड़की भी लगता है कि पिछले जन्म में बहुत पुण्य कर्म किए हैं। कुछ समझ पाती और लड़की के उल्लेख से परेशान हुई जगतधात्री बोली, मौसी,
कुछ साफ साफ बता, तू कहना क्या चाहती है? तुम्हारी यह पहेली जैसी बातें मेरी समझ से बाहर है। रासमणी बोली, जो भाग्य तेरी लड़की लेकर आई है उस पर तो सबका ईर्ष्यालु होना स्वाभाविक है। अब तुम इन्हीं भींगी कपड़ों और बालों में भगवान को प्रणाम करके कृतज्ञता का प्रदर्शन कर। गणेश, दुर्गा आदि कुल देवियों का पूजन कर। हाँ, मेरा इनाम देना न भूल जाना। मैं तो सोने की गोट लूंगी, यह बात ध्यान में रख ले। हैरान परेशान जगतधात्री बोली, बे सिर पैर की हाँके जाओगी या कुछ साफ साफ बताओगी भी? हंसती हुई रासमणी बोली, साफ सुनना चाहती हो तो ले सुन। तुम माँ बेटी के पिछले जन्म के पुण्य का ही यह फल है। कहाँ तो लड़का मिलने की चिंता से रात दिन घूल रही थी, कहाँ पूरे गांव पर शासन करेगी। सुनकर जगतधात्री आंखें फाड़ कर रासमणी को देखने लगी। रासमणी अपनी रौ में कहती गई, मुझे भी पहले विश्वास नहीं हुआ था, सपना जैसा लगता था, किंतु बधाई हो, यह सत्य है। जगतधात्री ने कठोर स्वर में कहा, मौसी, तुम्हारी बकवास सुनते सुनते मैं परेशान हो गई हूँ। सीधे तौर पर साफ साफ क्यों नहीं कहती? जगतधात्री के हाथ को अपने हाथ में लेकर धीरे से उसके कान में रासमणी ने कहा, जगतधात्री, इस बात को अभी अपने तक रखना, हवा न लगने देना। विघ्न बाधा डालने वाले अपना रंग दिखाने पर उतारू हो जाते हैं। चटर्जी भैया को केवल मुझ पर भरोसा है, इसलिए आज सुबह उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि संध्या की माँ को सूचित कर दे कि उसे लड़की के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। उसका हाथ थामने के लिए मैं तैयार हूँ। अब वह अपनी टांग पर टांग रखकर चैन की नींद सोए। मैंने सोच विचार कर यह निर्णय लिया है। इससे एक तो ब्राह्मण के वंश धर्म की रक्षा हो जाएगी और दूसरे गांव की लड़की गांव में ही रह जाएगी। रासमणी की बात पूरी होने से पहले ही जगतधात्री पछाड़ खाकर धरती पर गिर गई। रासमणी ने पूछा, क्या हुआ जगतधात्री? अपने को संभाल कर जगतधात्री बोली, मौसी, लगता है कि तूने धूप में बाल सफेद किए हैं, नहीं तो गोलोक मामे के मजाक को इतनी गंभीरता से न लेती। क्या 4 जनों द्वारा उठाए जाने वाला बुढ़ा दूल्हा बनेगा? रासमणी बिना झेपे अपनी कहती रही, बेटी, मर्द की भी कभी आयु देखी जाती है। स्वास्थ्य अच्छा हो तो 70 की आयु का मर्द 17 वर्ष की छोकरी से विवाह रचाता है। बेटी, मुझे भी पहले यह मजाक लगता था, किंतु गोलोक न कभी हल्की बात करता है और न कभी झूठ बोलता है। उन्होंने पूरी गंभीरता से यह सब कहा है। मैं तो आशीर्वाद देती हूँ कि यह संबंध स्थिर हो जाए। इसे अपना सौभाग्य समझो बेटी। जाओ, घर में आनंद मनाओ। जर बनी जगतधात्री चुपचाप खड़ी रही। उसके पैरों के नीचे से मानो धरती खिसक गई थी। रासमणी ने जगतधात्री के चेहरे को देखे बिना कहना जारी रखा। वह बोली, इसी अगहन के महीने में विवाह हो जाना चाहिए। इसके बाद अच्छा लगन नहीं निकलता है। गोलोक भैया की इच्छा है। लड़की भी तो अप्सराओं से बढ़ चढ़कर है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का मन भी डुला सकती है। फिर मुखर्जी भैया तो एक साधारण मनुष्य ही है। इसके बाद वह फिर बोली, बेटी, तू गीले कपड़ों में काफी देर से खड़ी है, जा घर जाकर कपड़े बदल। मैं तुम्हारे घर आकर सारी बातें करूंगी। यह कहकर रासमणी अपने घर को चल दी और जगतधात्री लड़खड़ाते पैरों से अपने घर आ गई। घर पहुंचकर ठाकुर द्वार के बाहर बैठी वह टप टप आंसू बहाने लगी। इकलौती लड़की संध्या जहां अपने माँ बाप की लाडली है, वहां रूप, सौंदर्य और गुण बुद्धि में भी अप्रतिम है। गोलोक को अपनी लड़की सौंपने की अपेक्षा उसे कुएं में ढकेल देना अधिक बेहतर समझती है। गोलोक लड़की के नाना की आयु का है। ऐसे बुढ़े से लड़की को ब्याहने से अच्छा तो उसकी हत्या कर देना है। जगतधात्री सत्य को भली प्रकार समझती है, किंतु मुंह से न निकालने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि कुलीन ब्राह्मण परिवारों में तो यह सब चलता ही है। उसके सामने इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं, इसलिए वह अत्यधिक व्यथित, चिंतित और परेशान है। लगातार रो रही है।
उसे डर है कि कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि इस नर पिशाच से पीछा छुड़ाना ही कठिन हो जाए। एक पत्र को पढ़ती हुई भीतर प्रविष्ट होती संध्या ने आवाज दी, माँ, कहाँ हो तुम? तुरंत ही आंसू पोंछकर सामान्य बनने की चेष्टा करती हुई जगतधात्री बोली, हाँ कहो बिटिया, क्या बात है? माँ के रुदे गले से चौंकी संध्या ने समीप आकर धीरे से सहानुभूति दिखाते हुए पूछा, माँ, क्या हुआ है? लड़की के चेहरे से अपना चेहरा हटाती हुई माँ बोली, कुछ भी तो नहीं। माँ के और अधिक समीप आकर अपने आंचल से उसके आंसू पोंछती हुई संध्या ने पूछा, क्या बाबूजी ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया है? जगदात्री ने कहा, नहीं तो। माँ के कथन पर विश्वास न करती संध्या माँ के समीप बैठ गई और दार्शनिक शैली में बोली, माँ, सबको सदैव मनचाहा नहीं मिलता, इसमें दुख मनाने वाली कौन सी बात है? एक बात और, जब सब लोग बाबूजी को सनकी कहते हैं तो तुम भी उन्हें ऐसा समझदार, उनके सुने को अनसुना क्यों नहीं कर देती हो? जगदात्री बोली, लोगों का क्या आता जाता है, वे जिसे जो समझना कहना चाहे स्वतंत्र है, किंतु मैं ऐसा समझ भी लूं तो क्या मुझे उनकी जली कुटी सुनने से मुक्ति मिल जाएगी? संध्या आज तक यह नहीं समझ पाई थी कि किसकी जली कटी को सुनकर सुनने वाले के मन पर क्या बीतती है, उसे कैसी गहरी वेदना झेलनी पड़ती है। आज भी उसकी स्थिति वही थी। अतः संध्या आज भी माँ की बात सुनकर अपने निरीह, सरल, परोपकारी और लोक सेवा के प्रति समर्पित पिता का बचाव करती हुई बोली, माँ, यदि मेरे वश में होता तो मैं पिताजी को लेकर ऐसे किसी वन प्रांत अथवा पर्वत प्रदेश में चली जाती जहाँ पिताजी का ऐसे लोगों से पाला ही न पड़ता। लड़की की ठोड़ी को चूमकर जगतधात्री हंसती हुई बोली, पिता के लिए तेरी यह चिंता और भावना सचमुच प्रशंसनीय है, किंतु मेरे लिए तो उससे आधा स्नेह भी नहीं। मानो मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूं। अच्छा, तो माँ, क्या तुम समझती हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती? किंतु पिता के लिए तो तू अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहती है। मेरे ऐसे भाग्य कहाँ। अब इसी एक बात को देख ले, तुझे भली प्रकार से मालूम है कि तुम्हारे बाबू की दवाई से किसी की रोग की कोई लाभ नहीं होता, फिर भी बाबू की दवा के सिवा और किसी की दवा को लेने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य के बिगड़ जाने की भी तुम्हें कोई चिंता नहीं है। प्यार से माँ के गले में अपने दोनों हाथ डालकर हंसती हुई संध्या बोली, माँ, यह तो सत्य है, मैं किसी भी दूसरे डॉक्टर को बाबू के समकक्ष मान ही नहीं सकती। मानती हो ना कि तुम अपने पिता में असीम भक्ति रखती हो? संध्या बोली, माँ, रहने दो, पिताजी के उपचार से मुझे काफी लाभ हुआ है, अब मैं पहले से काफी ठीक हूँ। इसके बाद विषय बदलने की गरज से संध्या बोली, माँ, दूल्हे की बहू चली गई, यह अच्छा ही हुआ कि इस आफत से छुटकारा मिला। क्यों, ठीक है ना माँ? आश्चर्य प्रकट करती हुई माँ ने पूछा, कब गई? ठीक से मालूम नहीं, शायद सवेरा होते ही चली गई है। संध्या के भोलेपन का अभिनय माँ को छल न सका। उसने पूछा, तुझे तो यह मालूम ही होगा कि वह कहाँ गई है। संध्या ने उदासीनता और बेपरवाही से कहा, शायद अरुण भैया ने उसे अपनी कोठरी के पीछे बाग में जगह दे दी है। वहां उड़िया माली की एक कोठरी खाली पड़ी थी, वहीं उसे दे दी गई है। माँ ने पूछा, अरुण के पास तूने उसे भेजा होगा? संध्या मनी मन इस उलझन से मुक्त होने का उपाय सोचने लगी। असत्य का आश्रय लेती हुई वह बोली, अरुण भैया के पास मैं किसी को क्यों भेजने लगी? इस बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं। इसके बाद इस विषय की चर्चा से माँ का ध्यान हटाने की नीयत से संध्या ने अपने हाथ में थामा पत्र माँ के सामने रख दिया और बोली, असल बात जो तुम्हें बतानी थी वह तो बताई नहीं। मेरे सन्यासिनी दादी का यह पत्र आया है। वह कभी झूठ नहीं बोलती, इससे लगता है कि वह यहाँ साथ रहने के लिए आ रही हैं। जगदात्री ने पूछा, सासू माँ का पत्र? क्या, कब आ रही है वह? यही, सासू माँ काशी छोड़कर एक दिन के लिए इधर आने को कभी सहमत नहीं हुई थी।
जगतधात्री ने इकलौती बेटी संध्या के विवाह में सम्मिलित होने के लिए बहुत अनुनय विनय की थी। सास कन्यादान का पुण्य लेने को तो सहमत नहीं हुई थी, किंतु उसने विवाह में सम्मिलित होने का अनुरोध मान लिया था। अपने विवाह के उल्लेख से शर्माती हुई संध्या बोली, माँ, अपने पत्र के उत्तर को स्वयं पढ़ लो ना। इसी के साथ पत्र माँ के हाथ में देकर संध्या बोली, माँ, अभी तक तुमने गीली धोती ही पहन रखी है, मैं अभी तुम्हारे लिए सूखे वस्त्र लाती हूँ। कहती हुई संध्या तेजी से चली गई। पत्र को माथे से लगाकर जगतधात्री अपने से बोली, माँ, बहुत दिनों के बाद तुम्हारा चित्त द्रवित हुआ है। करती हुई धीरे से ठाकुर द्वारे की ओर चल दी। इसी बीच प्रियनाथ ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए घर में प्रविष्ट हुए। वह बोले जा रहे थे, 2 दिन देखने नहीं जा पाया तो हाइको पाड्रिया ने जोर पकड़ लिया। जगतधात्री की अपने पति से प्रायः बातचीत होती नहीं थी, किंतु आज अचानक 12 बजे उनके घर आ जाने और बड़बड़ाने पर उसने पूछ ही लिया, किसे क्या हो गया है? प्रियनाथ बोले, अरुण को हाइको पाड्रिया हो गया है। मेरी जांच परख में मीन मेख निकालना किसी के बाप के भी बस में नहीं है। विपिन तो इस रागवाचक शब्द के अर्थ तक को नहीं जानता होगा। अरुण का नाम इस चर्चा से न जुड़ा होता तो जगतधात्री इस बातचीत में रुचि न दिखाती, किंतु अब स्थिति भिन्न थी। उसने उत्सुक होकर पूछा, क्या हुआ अरुण को? प्रियनाथ ने कहा, अभी तो सब बताया है, किंतु इस शब्द के अर्थ को जब ठीक से अरुण ही नहीं समझ सका तो तुम लोग क्या समझोगे? विपिन थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो करता है, फिर भी इस रोग के बारे में वह कुछ नहीं जानता। सब लोग अपना माल असबाब बांध रहे हैं। जमीन जायदाद बेचकर इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाने की तैयारी चल रही। हरान कुंडू को सूचना दे दी गई थी और संयोगवश मैं वहां पहुंच गया। अब क्या करूं? जहां एक दिन जाना नहीं हो पाता वहीं की स्थिति बिगड़ जाती है। मैं अकेला आदमी ठहरा, जाऊं भी तो कहाँ कहाँ जाऊं? अरे संध्या बेटी, जरा मेडिका मटेरियल पुस्तक तो ला दे ताकि अरुण के लिए दवाई का चुनाव कर लूं। पिता की आवाज को सुनकर एक मोटे से पुस्तक को हाथ में लिए संध्या बोली, आई पिताजी। जगतधात्री व्याकुल होकर अपने पति से बोली, ठीक से बताओ, अरुण को क्या हुआ है? चौंक कर प्रिय बाबू बोले, बताया तो है, वह मनोरोग से ग्रस्त हो गया है। अपना सारा सामान हारन कुंडों को कौड़ियों के दाम बेचकर आज ही यहाँ से कूच करना चाहता है। यह सब मेरे होते कैसे संभव है? 200 पावर की एक बूंद? सुनकर संध्या का चेहरा बुझ गया। जगतधात्री व्याकुल कंठ से बोली, सारी संपत्ति बेचकर गांव को छोड़ने की बात करना तो पागलपन का लक्षण है। हाथ के संकेत से प्रियनाथ ने कहा, इसे पूरे तौर पर पूरा पागलपन नहीं कहा जा सकता। पागलपन को इंसनीटिया कहते हैं और इसकी औषधि अलग है। हाँ, विपिन के लिए इस अंतर को समझना अवश्य सहज नहीं। लड़की की ओर देखने के बाद पति को घूरती हुई जगतधात्री दृढ़ स्वर में बोली, मुझे तुम्हारी बेकार की बातों को सुनने में कोई रुचि नहीं है। सीधे सीधे यह बताओ कि क्या अरुण ने गांव छोड़ने का मन बना लिया है? ऐसा था और इस दिशा में तैयारी चल रही थी, किंतु क्या हारन कुंडों से सारी संपत्ति खरीदने की बातचीत कर ली गई है? हाँ, उस पाजी के तो 12 हो गए हैं, किंतु मैं। अच्छा, क्या इस तथ्य की जानकारी गांव के अन्य लोगों को भी है? मेरे सिवाय किसी भी अन्य व्यक्ति को कुछ मालूम नहीं। क्या तुम मेरा एक काम करने की कृपा करोगे? अरुण को केवल यह कहना है कि तुझे चाची ने इसी समय घर पर बुलाया है। संध्या चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। उसने एक भी शब्द मुंह से नहीं बोला था। जगतधात्री की दृष्टि उस पर गई तो यह देखकर चकित हो गई कि लड़की का चेहरा उतर गया है। उसके होठ कांप रहे हैं और उसका अंग अंग शिथिल हो गया है। फिर भी वह संभल कर दृढ़ स्वर में बोली, माँ, उन्हें यहाँ बुलाकर क्या एक बार फिर अपमानित करना चाहती हो? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जिसका दंड तुम उन्हें देना चाहती हो? चकित हुई माँ ने पूछा, संध्या, यहाँ अपमान किए जाने की बात कहाँ से आ गई? संध्या बोली, माँ,
मैं नहीं चाहती कि तुम उन्हें अपने इस घर में बुलाओ। जगतदात्री ने कहा, क्या घर में बुलाकर सुख दुख बांटना भी कोई अपराध है? संध्या बोली, माँ, उनके सुख दुख से हमें क्या लेना देना है? वह चाहे इस गांव में रहें या यहाँ से चले जाएं, हमें इससे क्या अंतर पड़ता है? तुम उनके बारे में इतनी परेशान क्यों हो रही हो? फिर पिता की ओर उन्मुख होकर वह बोली, पिताजी, आपको उन्हें बुलाने के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके बाद वह माँ से दृढ़ शब्दों में बोली, यदि तुमने हट नहीं छोड़ा तो मैं उनके आने से पहले ही तालाब में डूब मरूंगी। यह कहती हुई संध्या माँ के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वहां से दूर चली गई। चिंतित विस्मित होने से जड़ बनी रही जगदात्री वहीं खड़ी रही। प्रियनाथ उच्च स्वर में बोले, बेटी, पुस्तक दे जाती तो औषधि ढूंढ लेता। संध्या ने लौटकर पुस्तक ला दी और प्रियनाथ पुस्तक में से दवा ढूंढने में व्यस्त हो गए। कुछ देर की चुप्पी के बाद जगतदात्री अपने पति से बोली, क्या तुमने लड़की को कुंवारी रखने की ठान ली है? ऐसी बात क्यों कहती हो? उसका विवाह होगा और अवश्य होगा। आखिर कब होगा? जब बूढ़ी हो जाएगी तब। प्रियनाथ करके रह गए। एक दिन रसिकपुर क्यों नहीं चले जाते? विशिष्ट दवा पर उंगली रखकर प्रियनाथ ने पूछा, क्या वहां किसी को कोई कष्ट है? क्या किसी ने संदेश देकर बुलाया है? ठंडी सांस छोड़कर बोली, जयराम मुखर्जी के नाती के साथ बात चल रही थी ना, जाकर एक बार लड़के को देख तो आओ। प्रियनाथ बोले, जाना चाहूं तो कब जाऊं? एक समय भी यहाँ मेरे न रहने पर लोग कितने अधिक परेशान हो जाते हैं। अरुण का हाल तो तुम्हें मालूम है। चटर्जी का आदमी भी उसकी साली की जांच के लिए बुला गया है। जगतदात्री ने आश्चर्य से पूछा, ज्ञानदा को क्या हो गया है? प्रियनाथ बोले, खान पान की बद परहेजी से अपच हो गया लगता है, इससे उसका जी मचलता है। अरुण के पास से लौटता हुआ ज्ञानदा को देखता आऊंगा। जगतदात्री बोली, चटर्जी के यहाँ डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। तुम अपने कर्तव्य कर्म को महत्व दो। रसिकपुर जाकर एक बार लड़के को देखाओ, फिर जो मन में आए वह करते रहो। पत्नी की बेहलता से द्रवित प्रियनाथ थोड़ा होश में आए और धीमे से बोले, देखना क्या है? सुना है लड़का एकदम आवारा है। जगतदात्री आंसू टपकाते हुए बोली, नशा करता है तो क्या आवारागर्दी करता है? तो क्या उससे विवाह करते लड़की सुहागिन तो बन जाएगी? जब मेरे बाप ने तुम जैसे आदमी के हाथ सौंपने में क्या आपत्ति है? कहती हुई वह अपने आंचल से आंसू पोंछकर बाहर को चल दी। प्रियनाथ कुछ देर तक जर बने बैठे रहे, फिर सांस छोड़कर अपने से बोले, दो रोगियों की चिकित्सा करनी है। इस तनाव की स्थिति में कहीं औषधि का चुनाव करना संभव है? कहकर उन्होंने पुस्तक को बगल में दबाया और बाहर की राह ली। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेष कहानी अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।